जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 की टू द पॉइंट 3 नंबर की सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज को हम संविधान में आगे बढ़ाते हुए आज हम नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आरंभ करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। ठीक है, अब इसकी जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें डीपीएसपी भी बोला जाता है, तो इनकी आलोचना करनी है। तो आलोचना में क्या लिखेंगे अपन? पहला पॉइंट लिखेंगे हम, न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, क्योंकि चूंकि इनमें जो शासन के लक्ष्य दे रखे हैं उनसे संबंधित हम कोई भी याचिका न्यायालय में नहीं दायर कर सकते, है ना। तो एक तो ये हो गया कि यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, ऐसा अनुच्छेद 37 में लिखा है, तो आप ब्रैकेट में अनुच्छेद 37 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न, अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट है इसमें वर्णित शब्दों का स्पष्ट अर्थ नहीं है। अब जो डीपीएसपी हैं उनमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, लेकिन कहीं कहीं के डीपीएसपी या अनुच्छेदों में ऐसे शब्द दे रखे हैं जिनका स्पष्ट वर्णन नहीं है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा कि कुछ शब्दों का स्पष्ट वर्णन नहीं है, स्पष्ट अर्थ नहीं है। डीपीएसपी नहीं, संविधान में ऐसे कहीं स्थान है और कहीं अनुच्छेद है जहाँ पर जो शब्द दिए गए उनका आज भी स्पष्ट अर्थ नहीं मिला है। ठीक है, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसमें वर्णित शब्दों का स्पष्ट अर्थ नहीं है। अगला, इनमें व मौलिक अधिकारों में विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो देखिए, जब भी सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई नीति या क्रियान्वयन करती है तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ऐसे में मौलिक अधिकार, चूंकि मौलिक अधिकार तो कोर्ट में है ना वाद्य योग्य है, तो जब सरकार नीति निर्माण करती है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, ऐसे में ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। तो एक ये कमी हो जाएगी इसकी, ये आलोचना में लिख देंगे कि इनमें व मौलिक अधिकारों में विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। अब महत्व कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अब महत्व क्या होगा? देखिए, आप नीति निर्देशक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, तो उनसे संबंधित महत्व उनके तो अपने आप निकल के आएंगे बाहर, है ना। तो आप समझिए है ना, महत्व क्या लिखेंगे अपन? नीति निर्माण के लक्ष्यों में सहायक। ठीक है, अब अनुच्छेद 39A बोलता है कि निःशुल्क विधि और निःशुल्क विधि अधिकार दिया जाएगा, न्याय का अधिकार दिया जाएगा, है ना। तो अब कोई भी सरकार जो है वो नीति निर्माण का जो भी नीति बनाएगी या कानून पारित करेगी तो वो उन लक्ष्यों को ध्यान में रख के ही पारित करेगी, है ना। एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब जो प्रजा हित में जो भी कार्य होंगे तो वैसे राज्य की स्थापना करने की में महत्व है इनका। इनको देखते हुए ही शासन लक्ष्य निर्धारित करता है और नीतियां का क्रियान्वयन करता है, नीतियां बनाता है। ठीक है, तो ये जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी सहायक होते हैं। फिर राज्य इन्हें आधार बनाते हुए विधि निर्माण करेगा। तो ऐसा अनुच्छेद 37 में लिखा है कि जितने भी अनुच्छेद दे रखे हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही राज्य का नई नीति या कानून बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका महत्व ऐसा अनुच्छेद 37 में लिखा है, तो आपको महत्व इसी प्रकार से इनका समझ सकते हैं आप कितना महत्व होगा कि अगर राज्य विधि बनाएगा तो इनको ध्यान में रखकर ही विधि बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका महत्व हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 11 नंबर में देखने को भी मिल सकता है। तो अगर किसी भी मार्क्स में पूछा जाए, किसी भी नंबर में पूछा जाए, तो आप इसको ऐसे ही डील करेंगे। क्या बनाएंगे आप? आधार बनाएंगे एक तरफ, फिर मौलिक अधिकार लिखेंगे, फिर नीति निर्देशक तत्व लिखेंगे। तो आप इस प्रकार डिफाइन करेंगे तो आपका उत्तर अच्छा लगेगा, है ना, प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, तो आपने पहला आधार क्या है? स्रोत। तो स्रोत अपन ने जो मौलिक अधिकार लिए हैं संविधान में वो यूएसए के संविधान से लिए है ना, जबकि स्रोत जो नीति निर्देशक तत्व है अपने वो आयरलैंड से लिए हैं। दूसरी बात, वर्णन, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो इनका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाद्य योग्य है, अर्थात अगर मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो हम न्यायपालिका में इससे संबंधित याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम इससे संबंधित कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्पष्ट अनुच्छेद 37 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी सकते हो अनुच्छेद 37, है ना। तो ये हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मूल कर्तव्य। तो अब मूल कर्तव्य में क्या है कि मूल कर्तव्य के अपन विविधता में उत्तर देंगे, थोड़ा डायमेंशन में देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी प्रश्न हो तो आप उसका उत्तर जो लिखे हैं वो विविधता में ही लिखिए, जिससे एक चेकर के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला क्या है
ये केवल कर्तव्य हैं जिनका पालन अनिवार्य नहीं है। अर्थात आप समझिए यहाँ पे जो मूल कर्तव्य हैं वो सिर्फ आप हमारे लिए कर्तव्य हैं, है ना, जिनका पालन करना अनिवार्य नहीं है या जिनका पालन करना अपने स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मूल कर्तव्य में लिखा है कि राष्ट्रगान का सम्मान करें, है ना, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जैसे मूल कर्तव्य वो लिखे हुए हैं 11 मूल कर्तव्य, तो हम खुद भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते हैं। आए दिन दंगों में सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाता है ना, तो इनका पालन अनिवार्य नहीं है, ना ही उन्हें कोई सजा होती। मतलब अब कोई बहुत सारे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें अगर पता नहीं होता तो उनको कोई सजा नहीं होती है। दूसरी बात, कोई अगर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करे तो विशेष परिस्थिति में ही उसको सजा होती है, अन्यथा सजा नहीं होती। अर्थात ये जो है ये सिर्फ इनका पालन करना जो है अपने नागरिक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह चाहे तो पालन कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। दूसरा, स्रोत सोवियत संघ से लिए हैं, जो भी हमने मूल करते हुए लिए हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं, और ये जो लिए हैं हमने ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए थे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर वर्णन भाग 4 ए में, भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में इनका वर्णन दिया गया है, तो ये क्लियर हो गया। देन विशेष, अब विशेष क्या लिखेंगे अपन, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो हम मूल कर्तव्य कैसे लिखेंगे कि ये एक कर्तव्य है जिनका पालन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पहली बात लिख दी कि ये क्या है, ये कर्तव्य है, इनका पालन विवेक के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, स्रोत कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। दूसरी बात क्लियर। फिर वर्णन अनुच्छेद 51 में दिया है भाग 4 ए के अंतर्गत। ठीक है, जोड़ा कैसे गया तो विशेष बता दिया अपन ने, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य की आलोचना। अब इनकी ही आलोचना करना है। तो पहली आलोचना क्या होगा, एक तो ये वाद्य योग्य नहीं है, तो अर्थात तो कोई भी नागरिक अगर मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उससे संबंधित कोई याचिका न्यायालय में नहीं जा सकती है ना। तो एक तो पहली बात ये वाद योग्य नहीं है। दूसरा, नैतिकता पर आधारित है, मतलब आपके स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप मूल कर्तव्यों का पालन करते हो या नहीं करते हो, है ना। तो ये नैतिक है, आपकी नैतिकता बताती है कि आप इनका पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक आलोचना हो गई, बहुत सारे में नैतिकता नहीं होती तो वो तो पालन ही नहीं करेंगे। तीसरी, जागरूकता की कमी। अब हमारे देश में बहुत ऐसे नागरिक होंगे, लगभग 50% से भी ऊपर ऐसे नागरिक होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मूल कर्तव्य क्या है ना। तो वो जिनको पता ही नहीं है तो वो मूल कर्तव्यों का पालन क्या करेंगे। तो एक ये हो गई कि जागरूकता की कमी। ठीक, क्लियर। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है संघवाद। संघवाद से संबंधित ये टॉपिक है हमारा मुख्य परीक्षा में, है ना। तो संघवाद, अब संघवाद क्या होता है, तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण ही संघवाद है। ठीक है, तो जो केंद्र को अलग शक्तियां दी गई है भारतीय संविधान में और राज्य को अलग शक्तियां दी गई, तो इन दोनों को शक्ति का पृथक्करण ही संघवाद कहा माना जाता है। ठीक है, दूसरा, इनका आधार क्या है, तो आधार है 7वीं अनुसूची, है ना। हमने एक आधार बता दिया, आधार तो कहीं है लेकिन हमने अभी यहाँ पर एक ही आधार बताया। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वहाँ पे स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, क्योंकि संघ सूची के विषय पर सिर्फ संघ सरकार कानून बना सकती है ना, राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो वो आधार हो गया क्योंकि वहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। तो और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, भारतीय संघवाद कनाडा से प्रभावित है, ये विशेष करके लिखेंगे क्योंकि भारतीय संघवाद जो है वो मजबूत केंद्र के साथ है ना। हमारे यहाँ पे केंद्रीय ज़्यादा मजबूत है राज्य की अपेक्षा। ठीक है ना। तो जो भारतीय संघवाद है ये हमने कनाडा से लिया गया है, और कनाडा से हमने यही व्यवस्था ली थी कि सशक्त केंद्र के साथ संघवाद, है ना। सशक्त केंद्र है माने केंद्र की ज़्यादा शक्तियाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ। तो ये जो संघवाद है ना, केंद्र राज्य संबंध है, तो इनकी समक्ष अभी चुनौतियाँ कौन कौन सी आ रही, तो क्षेत्रवाद, है ना, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये तीनों मूल समस्याएं हैं, है ना। क्योंकि क्षेत्रवाद, जैसे असम में बोडोलैंड की मांग हो रही है, तो कहीं कभी कभी इनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना जाती है ना, इनको ध्यान में रखते ही टिकट वितरण भी होता है ना, इनको ध्यान में रखते ही कैंडिडेट भी खड़े किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो ये चुनौती हो रही है। दूसरा, जातिवाद, आज आप भी देख लो जातिवाद कितना ज़्यादा है देश में, तो यह भी एक चुनौती है संघवाद के लिए। फिर सांप्रदायिकता, आए दिन दंगे होते रहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। तो ये पहला पॉइंट लिख दिया हमने, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता। दूसरा, अनुच्छेद 356 का अनावश्यक प्रयोग। अब राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें किसी मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि जो ये है अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगभग लगभग
20% से 30% तक अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है ना। तो आप अगर देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन, कई सरकारें ऐसी होती है, केंद्र सरकारें, जो अगर राज्य में उनकी सरकार नहीं होती है तो, या फिर कम अल्पमत में राज्य सरकार होती है तो वो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। जैसे हाल ही में पुडुचेरी में हुआ था, ठीक है, पुडुचेरी में सरकार गिरी थी और उसके बाद वापस से इलेक्शन हुआ था, उसके पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो कभी कभी अनुच्छेद 356 का अनावश्यक प्रयोग करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति शासन का अनावश्यक प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा, राज्यपाल का पद। अब राज्यपाल सीधा केंद्र का एक एजेंट होता है, तो एक राज्यपाल का पद होता है, तो यह भी एक केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में चुनौती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। सहकारी संघवाद, ये पूछा गया प्रश्न है मुख्य परीक्षा में। सहकारी संघवाद क्या था? सरकार का वह स्वरूप, ठीक है, सरकार का वह स्वरूप जिसमें केंद्र और राज्य आपसी सामंजस्य स्थापित कर जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कार्य करें, सहकारी संघवाद कहलाता है। ये सीधा सा परिभाषा पूछी गई थी, तो आप ये अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप परिभाषा ही लिखें, है ना। अगर अपन इसको टू द पॉइंट लिखते तो ये पूरा उत्तर नहीं लिख पाते अपन, ठीक है। तो अगर जहाँ पर परिभाषा पूछी जाए वहाँ पे आप, ज़रूरी नहीं कि आप हर प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट डील करो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम पॉइंट में डील नहीं कर सकते, है ना, तो आप उसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो सहकारी संघवाद क्या? सरकार का वह स्वरूप जिसमें केंद्र व राज्य आपसी सामंजस्य स्थापित कर जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कार्य करें, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर नीति निर्माण करें और दोनों ही जन कल्याणकारी राज्य में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनका क्रियान्वयन करें, तो यह कहलाता है सहकारी संघवाद। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों आपस में सामंजस्य बिठाकर जन कल्याणकारी राज्य की राह पर कार्य करें, यही सहकारी संघवाद है। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरकारी आयोग। अब ये जो छोटे छोटे आयोग होते हैं, ये छोटी छोटी समितियां होती हैं, इनसे प्रश्न उठते हैं। अभी 2019 मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आया था, चुनाव आयोग से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम लिखिए, या चुनाव आयोग सुधार से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम लिखिए, यही प्रश्न था जहाँ तक हमें याद है ना। तो सरकारी आयोग, अब ये इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग। तो गठन पहले अपन बता देंगे, गठन कब हुआ? 1983 में। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे इसके? राजेंद्र सिंह सरकारिया। और तीसरा, ये क्या था? तो केंद्र और राज्य के वित्तीय और प्रशासनिक संबंध हेतु सिफारिश दी थी, अर्थात ये केंद्र और राज्य के वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित उद्देश्य और उनसे संबंधित गठन एक आयोग था जो राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो क्या बताएंगे हम सबसे पहले? गठन 2007 में, और ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने 5 सदस्यीय। जहाँ भी अगर आपको कोई फैक्ट याद है ना, जो इम्पोर्टेंट है, तो और उस प्रश्न से तालमेल बिठाता हो तो आप ब्रैकेट में उसका जरूर प्रयोग करें, इससे उत्तर आपका प्रभावशील रहेगा, ठीक है। तो पहले बात अपने क्या बता दिया? गठन 5 सदस्यीय आयोग था। दूसरी बात, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। और उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंध हेतु सुझाव। तो ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में, अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम आगे के प्रश्न के 3 टू द पॉइंट 3 नंबर की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।